बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम वेलकम टू आईटी के साथ आपका मेज़बान मलिक हसन रज़ा कतारी हाज़िर हिकमत है। एक दफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे बैठकर अपने लिबास को सी रहे थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा हाज़िर हुआ, कहने लगा कि ए जुनैद, आप मुल्क के बादशाह थे, आपके पास इतना मालो दौलत था, आपने दरवेशी लेकर क्या हासिल किया? कहने लगे कि मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया। ने कहा जब आपके पास मालो दौलत था तो हर कोई आपकी बात मानता था, अब आपको क्या हासिल हुआ? ये सुनने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो सुई जिसके साथ आप अपने कपड़े को सी रहे थे दरिया में फेंक दी और दरिया के किनारे खड़े होकर फरमाने लगे, ऐ इस पानी में रहने वालों, मेरी सुई पानी में गिर गई है, मुझे वापस लौटा दो। ये कहना था कि बहुत से आबी जानवर यानी मछलियाँ वगैरह अपने मुंह में मुख्तलिफ सुइयाँ लेकर पानी की सतह पर आ गए। ये मंजर देखकर बात करने वाला हैरान रह गया। आपने फरमाया कि जब मैं दुनिया की खातिर और मालो दौलत की खातिर रहता था, जिंदगी गुजार रहा था, तो बकौल तुम्हारे लोग मेरी बात मानते थे, मगर नामालूम कि वो दिल से मानते थे या नहीं। मगर अब जब मैं हर काम रज़ाए इलाही के लिए करता हूँ तो देखो मखलूक खुदा मेरे एक हुक्म पर, मेरी एक आवाज़ पर किस तरीके से अमल करती है। हासिल कलाम ये हुआ कि जब भी कोई काम किया जाए, चाहे वो दुनियावी है या दीनी है, अपनी नीयत खालिसतन रज़ाए इलाही रखें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस काम में बरकत भी अता फरमाएगा और इस नीयत से कि हुक्म खुदा, हुक्म इलाही पर अमल कर रहे हैं, उस चीज़ से सवाब भी हासिल होगा। ये तो थी आज की बात। अब अपने प्रोग्राम के शेड्यूल की तरफ चलते हैं। एक दोस्त ने मैसेज में हमसे पूछा है कि मॉडेम जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम का फ़र्क क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि मॉडेम किस तरीके से काम करता है या क्या है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो मॉड्यूलेट करती है, सिग्नल्स को चेंज करती है। हम मॉडेम को आमतौर पर यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। आइए देखते हैं कि मॉडेम की ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉडेम का काम क्या है। पहली बात तो ये कि एक मॉडेम जो है वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। हमारे पास एनालॉग और डिजिटल दो फॉर्म्स हैं। टेलीफोन जो कि एक वॉइस डिवाइस है हमारी, उसके ऊपर जब हम डाटा ट्रैवल करवाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा और टेलीफोन लाइन के थ्रू जाने वाला डाटा दोनों डिफरेंट है। हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डाटा पर काम करता है, जबकि टेलीफोन लाइन में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है। अब दोहरा काम इस मॉडेम का है कि ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में ट्रांसफर करेगा और एनालॉग डाटा को डिजिटल में ट्रांसफर करेगा। मसलन हम एक अपने सिस्टम से एक ईमेल थ्रू इंटरनेट सेंड करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ईमेल जो है वो आप अपने कंप्यूटर में राइट करते हैं, वहां पे लिखते हैं। उसके बाद इंटरनेट से कनेक्टेड आपका सिस्टम ईमेल सेंड करता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप टेलीफोन लाइन को यूज कर रहे हैं,
जो आपके सिस्टम में डाटा इन और आउट यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग का जो है वो काम कर रहा है। आपके सिस्टम में डिजिटल काम चल रहा है, डिजिटल डाटा प्रोसेसर से रैम से अपने तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मॉडेम में आता है तो मॉडेम उसको ट्रांसफर करता है इनटू एनालॉग सिग्नल्स, और एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो उस वायर, उस टेलीफोन जैक के जरिए से वायर में और वायर के जरिए से टेलीफोन लाइंस में और वहां से वापस दूसरी लाइन तक जाने के लिए वो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और जब वहां से कोई डाटा हमारे सिस्टम में आ रहा है, यानी जो सिस्टम जिसके जरिए से मेल सेंड की गई है, उसमें जब डाटा वापस आता है टेलीफोन लाइन के अंदर डाटा जो है वो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर काम कर रहा है। जब आपका एनालॉग सिग्नल आपके मॉडेम तक पहुंचता है और उसके बाद सिस्टम जिसको कि डिजिटल फॉर्म में सारा डाटा चाहिए वो उसको डिकोड करता है इनटू डिजिटल फॉर्म्स, यानी मॉडेम जो है वो इनकोड और डिकोड करने का काम कर रहा है और इस सारे प्रोसेस को मॉडेम कंट्रोल कर रहा है। यहां पर हमें उसे बताना नहीं पड़ता कि ये इनकमिंग है या आउटगोइंग है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली इस चीज की शिनाख्त करते हुए कि कौन सा डाटा बाहर से अंदर आ रहा है उसको मैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कौन सा डाटा अंदर से बाहर जा रहा है उसको वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और ये काम वो ऑटोमेटिकली खुद से कर रहा है और स्पीडली कर रहा है। यहां पर ये बात कि एक मॉडेम जो है उसका बेसिकली काम डाटा को ट्रांसफर करना है इनटू डिजिटल फॉर्म और इनटू एनालॉग फॉर्म। इस बात की वजाहत हुई। अब आगे चलते हैं कि इसमें स्पीड्स भी मैयर करती हैं। मुख्तलिफ स्पीड्स के मॉडेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस वक्त तक हमारे पास इंटरनल मॉडेम्स के अंदर 56K मॉडेम जो हैं वो यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जितने बाइट पर सेकंड एक मॉडेम जो है वो ट्रांसफर करता है उनको आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेट करता है, डिकोड करता है डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में, वो उसी रफ्तार से उसको आगे स्पीड अप करता है। बात कर ये शिकायत अक्सर बल्कि इंटरनेट यूजर जो मॉडेम के साथ कनेक्टेड होते हैं उनमें ये शिकायत मिलती है कि मॉडेम जो है वो कनेक्टेड है, इतनी स्पीड में है जब कनेक्टेड होता है, लेकिन डाटा की जो सेंडिंग और रिसीविंग है, डाउनलोडिंग है, वो स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखिए कि जब आपका मॉडेम कनेक्टेड है या मॉडेम की स्पीड अच्छी है, लेकिन टेलीफोन लाइन के अंदर अब आपके पास 56K का मॉडेम है और जब आप डाउनलोडिंग करते हैं तो पॉइंट समथिंग KB या बाज़ का बाइट्स में डाउनलोडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके टेलीफोन लाइन के अंदर प्रॉब्लम है या आपके इंटरनेट कनेक्शन में। उसके बाद आप मॉडेम को चेक कर सकते हैं। मॉडेम की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जब आप मॉडेम्स खरीदते हैं तो उनके साथ जो उनकी एक बुकलेट है, मैनुअल है, उसमें उसकी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताई जाती है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी नेटवर्क और सीडीज़ पर अवेलेबल होते हैं। अगर उनके साथ जो सीडीज़ मिलती हैं ड्राइवर्स की, उनके अंदर भी अवेलेबल होते हैं जिनके ज़रिए से आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मॉडेम जिस मकसद के लिए अब इसी मॉडेम के साथ यानी इंटरनेट जिसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसी के साथ आप फैक्स भी सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, इसी के साथ आप टेलीफोन सॉफ्टवेयर जो है वो भी चला रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर से डिजिटल डाटा जितना भी इसके जरिए ट्रांसफर होगा टेलीफोन जैक्स के जरिए से वो एनालॉग होकर जाएगा। अब आगे चलते हैं। इनकी जो दो कैटेगरीज बताई गई, एक इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम तो एक कार्ड की सूरत में, एक चिपसेट की सूरत में सिस्टम के अंदर जो है उसको फिक्स किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कुछ VGA कार्ड एक्सटर्नल कार्ड जो है आप सेट करते हैं, इसी तरीके से हम साउंड कार्ड सेट करते हैं। जो स्लॉट्स हैं सिस्टम के अंदर उन स्लॉट्स के ऊपर उसको सेट किया जाता है और इसका इतना इजीली इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाया जा सकता। सो ऑन इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कह लीजिए मुश्किलें हैं वो पेश आती हैं। एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नली। वो एक छोटी सी डिवाइस है जो आप अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे। एक वायर जो है वो अपने सिस्टम की किसी पोर्ट पे, सीरियल पोर्ट पे, COM1 COM2 पे, या अब जो न्यू मॉडेम्स आ रहे हैं वो USB पोर्ट पर भी कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर आप उनको लगाएंगे और ड्राइवर इंटरनल के भी और एक्सटर्नल के भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल मॉडेम को आपको एक्सटर्नली अलहदा से पावर भी
देनी पड़ेगी, पावर सप्लाई जो है वो लगानी पड़ेगी। जो खासतौर पे काम 1 और काम 2 पे कनेक्टेड होने वाले एक्सटर्नल मॉडेम्स हैं उनके लिए तो एक्सटर्नल पावर भी चाहिए। यूएसबी पोर्ट पे लगने वाले बहुत से जो एक्सटर्नल मॉडेम्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी है कि वो अपने साथ पावर भी वहाँ से कनेक्ट करते हैं, कुछ को फिर भी एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है। एक्सटर्नल मॉडेम का इंटरनल मॉडेम की निस्बत फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें स्पीड ज़्यादा है इंटरनल मॉडेम की निस्बत, सेकेंडली इजीली एक जगह से दूसरी जगह इसको आप यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली लेके जा सकते हैं। थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, महंगा है बनिस्बत इंटरनल मॉडेम के। इंटरनल मॉडेम जो है वो सस्ता है एक्सटर्नल मॉडेम की निस्बत, स्पीड में ज़रा कम है, इसको रिमूव करना इंस्टॉल करना ज़रा मुश्किल है। यानी कुछ फ़ायदे उसमें हैं, कुछ फ़ायदे उसमें हैं। आम हमारे यहाँ पे अभी तक ज़्यादातर इंटरनल मॉडेम्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडेम्स का काम जैसे कि पहले कहा कि सिग्नल्स को चेंज करना है और इन्हीं सिग्नल्स की चेंजिंग के साथ हम सिस्टम को नेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इन्हीं चेंजिंग के साथ हम डिफरेंट काम जो है वो लेते हैं। यहाँ तक तो मॉडेम जो है ये वो हैं जो बाय वायर चलते हैं, यानी केबल मॉडेम्स हैं, टेलीफोन लाइन के साथ जो चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे मॉडेम्स भी देखते हैं जो वायरलेस हैं। वायरलेस मॉडेम्स जो सिस्टम के साथ तो कनेक्टेड हैं लेकिन उसके बाद आगे केबल नहीं है, बल्कि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो काम करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी पे से वो डाटा रिसीव कर रहे हैं। मॉडेम्स में वायरलेस मॉडेम्स में इस वक्त हमारे यहाँ पे आम बहुत से साथी जो है वो नेट यूज़ कर रहे हैं पीटीसीएल वायरलेस पे या वर्ल्ड कार वायरलेस पे, यानी वायरलेस फैसिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर, तो वो वायरलेस मॉडेम ही कहलाएंगे क्योंकि वो अपने सर्वर से बगैर किसी वायर के कनेक्टेड हो रहे हैं। आप उसे यूएसबी पोर्ट पे या उसे अपनी सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो अपना डाटा जो है थ्रू अपने एंटीना के ट्रांसफर कर रहा है और थ्रू एंटीना ही रिसीव कर रहा है और उसको डिकोड करके सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। सिस्टम में आना डाटा का, डाटा से यहाँ पे जाना, ये तो मॉडेम का काम। लेकिन केबलिंग यानी हमारे जो नॉर्मल मॉडेम्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम, उनके अंदर तो केबल जो है वो टेलीफोन लाइन की कनेक्ट की जाती है, तो वो थ्रू टेलीफोन लाइन जो है डाटा जा रहा है। लेकिन वायरलेस मॉडेम्स में यानी वायरलेस सेट्स के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वो सेट्स अपनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक रेडियो वेव्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और सेंड करते हैं और इसी तरीके से उनको डाटा को ट्रांसफर करते हैं। वो कि इसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं, वो इस तरीके से कि आप अगर मौसम में कुछ गड़बड़ है तो वायरलेस मॉडेम के अंदर काम करना जो मुश्किल होगा, थोड़ी बहुत उसकी फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके कम या ज़्यादा होने से का जो डाटा है वो मे बी दरम्यान में कहीं लॉस हो जाए, डाटा आपका पहुंचे नहीं या रिसीव ना हो। इसी तरीके से वायरलेस मॉडेम्स जो हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क पर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क आप ऐसी जगह पर तैयार कर रहे हैं जहां पर आप इजीली वायर्स को नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो वहां पर हम वायरलेस नेटवर्किंग यानी वायरलेस मॉडेम्स को इस्तेमाल करते हुए वायरलेस नेटवर्किंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर सिस्टम जो है वो एक डाटा जो है जब ट्रांसफर करता है तो वो वायरलेस सेंडर और रिसीवर टर्मिनल जो हैं वो आपस में राब्ता थ्रू एयर या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं इनके जरिए से करते हैं और डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। नाज़रीन, ये तो था हमारा मॉड्यूल का सेक्शन। आज एक और मसला डिस्कस करना है, वो ये है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग। बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड करते हैं लेकिन वो मुकम्मल नहीं चलते या इंस्टॉलेशन के दरमियान ही टूट जाते हैं, यानी वहाँ पर वो रुक जाते हैं। मुख्तलिफ फाइल्स की मिसिंग होने का वो इंडिकेशन करते हैं, हालांकि एक ही फाइल वहाँ पे डाउनलोडिंग पॉइंट पर मौजूद थी जो हमने डाउनलोड करने इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप कहाँ से कर रहे हैं। कुछ स्पेशल साइट्स हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग जो सजेस्ट करते हैं। हर दूसरी साइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग जो है वो
तो आप ये समझ लीजिए कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर साइट्स जहां पर आप डाउनलोडिंग करते हैं वहां से स्पाईवेयर या एडवेयर वगैरह जो है वो आपके सिस्टम में उतरते हैं। बहुत से साइट्स ऐसी हैं जो आपको क्रैक या सीरियल नंबर्स के मतलब बताते हैं, जी हमारे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के सीरियल नंबर्स हैं या क्रैक्स हैं जिनके जरिए आप अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुख्तलिफ वायरसेस और मुख्तलिफ स्पाईवेयर एडवेयर जो हैं वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के लिए पहले से मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी साइट्स को आप इग्नोर करें। बहुत सी ऐसी साइट्स भी हैं जो साथ जब आप उन पे सीरियल नंबर्स या सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अखलाक से घिरे हुए सॉफ्टवेयर या तस्वीरें वगैरह जो है वो भी वहाँ पर उसी साइट पर मौजूद होंगी, और इसके साथ साथ वायरसेस का हमला ऑटोमेटिकली जो है वो मौजूद होगा। सबसे पहले तो ऑथेंटिक एक ऐसी वेबसाइट जो प्रूव्ड हो कि वाकई यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो सॉफ्टवेयर जो है वो वायरसेस और स्पाईवेयर से खाली हैं, या जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसकी अपनी वेबसाइट से उस कंपनी की वेबसाइट जो है वहां से आप सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करें। download.com, download.net ये कुछ साइट्स आम हम देखते हैं, softdown.com ये ऐसी साइट्स हैं जहां से हम आम तौर पर जो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करते हैं जिनके मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मुकम्मल भी होते हैं, यानी इंस्टॉलेशन की हद तक मुकम्मल है, और इनमें बहुत कम देखा गया है कि कोई वायरस या स्पाईवेयर जो मौजूद हो। इसके बाद लिमिटेड वर्जन जो हैं उनके मतलब अक्सर दोस्त कहते हैं कि लिमिटेड वर्जन है, इनको हम कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये था कि लिमिटेड वर्जन के अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो एक खास लिमिट के बाद ख़त्म हो जाता था और आप उसको दोबारा इंस्टॉल करते थे तो वो फिर से काम करना शुरू कर देता था। लेकिन अब जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनके अंदर ये कि लिमिटेड टाइम खत्म होने के बाद अगर आप उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल भी करते हैं तो फिर भी वो अपनी लिमिट गुजरने का यानी एवोल्यूशन पीरियड के खत्म होने का इंडिकेशन करता है, वो दोबारा से इंस्टॉल जब करते हैं वो नहीं चलता। असल में बात यह है कि ये प्रोग्राम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक स्पेशल रजिस्ट्री फाइल जो है वो तैयार करता है, जो आपकी रजिस्ट्री के अंदर वो कॉपी कर देता है, एक स्पेशल की बना देता है। अब जैसे ही उसको आप अनइंस्टॉल करते हैं तो वो अपनी वो रजिस्ट्री की जो है वो रजिस्ट्री की जो एक उसने स्पेशल कमांड आपके रजिस्ट्री के अंदर ऐड कर दी है वो खत्म नहीं करता। अपनी आप उसकी फाइल्स को उसकी डायरेक्टरी को खत्म कर देते हैं, टोटली फिनिश कर देते हैं अपने सिस्टम से, लेकिन फिर भी जब आप नेक्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल करते हैं फिर वो वही बात कि आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर इस सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन खत्म हो चुकी है, आप एवोल्यूशन पीरियड गुजार चुके हैं, ट्राई पीरियड गुजार चुके हैं। डिफरेंट जो हमारे पैगाम जो वो आते हैं उसकी वजह यही है कि वो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वहाँ पर मौजूद है। जो तो एक्सपर्ट्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो रजिस्ट्री फाइल भी सर्च की जाए, वो रजिस्ट्री की भी सर्च की जाए और वहां से उसको भी खत्म कर दिया जाए अगर आप एवोल्यूशन पीरियड दोबारा से चलाना चाहते हैं। या दूसरा काम ये है कि आप जब नए सिरे से विंडो करेंगे तो फिर वो आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा। तो बेहतर तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि एवोल्यूटेड या ट्रायल पीरियड जो सॉफ्टवेयर हैं वो ना लिए, बल्कि मुकम्मल सॉफ्टवेयर जो है उन्हीं को। लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पर परचेज करने का जो है कि हमारे यहाँ पर जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है बहुत कम मिलते हैं। सेकेंडली एवोल्यूटेड या ट्रायल पीरियड के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर एक और चीज़ है कि वो चलते तो मुकम्मल टाइम है, जितनी देर मर्जी आप उन्हें चला लें, लेकिन उसके अंदर कुछ खास काम करने की इजाज़त है और कुछ स्पेशल पर्पस जो है वो उनको रोक दिया जाता है, उनको हाइड कर दिया जाता है या उनको डिसेबल कर दिया जाता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो ये काम करेगा। खास तौर पे जो नेट रिलेटेड दोस्त हैं वो तो जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस किस्म की पाबंदियाँ जो उनके अंदर होती हैं एंटीवायरसेस में भी, और हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम अपने रजिस्ट्री के साथ काम करते हैं, उनमें भी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने वाले सॉफ्टवेयर में भी कुछ चीज़ें तो फ्री हैं, आप उसे कर लेते हैं, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल काम के लिए उसको कमांड देते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो एक स्लाइड आपके सामने शो कर देता है कि एवोल्यूटेड जो
सॉफ्टवेयर है या जो ट्रायल सॉफ्टवेयर हैं या जो लिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको रजिस्टर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए क्रैक्स या सीरियल नंबर्स नेट पर अवेलेबल हैं कुछ साइट्स पर, लेकिन वहां पर फिर वही मसला है कि आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जिस साइट पर काम कर रहे हैं, जिस साइट से डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, क्या वहां पर जो अवेलेबिलिटी है उसके साथ साथ क्या वहां से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर खामोशी से आपके सिस्टम में तो नहीं उतारा जा रहा कि जो आपके सिस्टम के लिए ख़राब है, या कोई ऐसी चीज़ तो वहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो बोझल हो जाए, यानी उसके अंदर कोई स्पाईवेयर वगैरह जो हैं, वायरसेस जो हैं वो तो नहीं आ रहे। सेकेंडली ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि क्या वो साइट्स जो हैं वो वाकई उनके क्रैक्स या उनके सीरियल्स ठीक हैं। अक्सर बात ऐसा होता है कि हम बहुत से सीरियल्स डाउनलोड करते हैं लेकिन वो हमारे उन सॉफ्टवेयर के साथ चलते नहीं हैं, बल्कि वहाँ फिर से वही अनरजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड ही हैं। बहुत सी कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी भी अब लगा दी है कि वो जैसे ही नेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फौरन अपने सर्वर के साथ पहले कनेक्शन करते हैं और सर्वर ये चीज़ चेक करता है कि आया जो रजिस्ट्रेशन की और जो रजिस्ट्रेशन नेम दिया गया है क्या वो असली है या डमी है। अगर डमी है तो वो उसी वक्त उसकी वो फाइल खत्म कर देगा जो रजिस्ट्रेशन फाइल है और दोबारा से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर उसका पीरियड, ट्रायल पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से वो बताएगा। तो इससे ये बेहतर है कि आप कोशिश ये करें कि ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए जाएं कि जो ना तो ट्रायल वर्जन हो और ना ही वो लिमिटेड वर्जन हो। और अगर आप सीरियल वगैरह कहीं से हासिल कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि ये इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो ठीक है। एक साइट जहां पर आपको कुछ जैसे मैंने पहले 2-3 साइट बताई, download.com, download.net, softpad.com वगैरह, इसी तरीके से एक और वेबसाइट है popularshare.com, popularshare.com। पिछली दफ़ा मुझे एक मेल मसूल हुई जिसमें मेरी ही एक गलती जो है उसकी तरफ नोटिफाई किया गया था कि मैंने ये कहा कि हम अपने सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने शेयर नहीं बल्कि शेयर कहा था। मैंने भी मेरे बोलने में कुछ फ़र्क आया हो, लेकिन हमारा यहाँ पे काम शेयर करना ही है, शेयर करना नहीं है। यानी हम शेयर कोई नहीं करते, हम शेयर करते हैं, आपको बांटते हैं। तो यहाँ पर भी popularshare.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है, जिनको के सीरियल की या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट सीरियल उनको चलाते हैं। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल, सिस्टम सॉफ्टवेयर में या ऑप्टिमाइजर सॉफ्टवेयर में, रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में, और भी बहुत से ग्राफिक्स के मतलब सॉफ्टवेयर हैं, साउंड के मतलब, लेकिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर 3 मेगाबाइट, 4 मेगाबाइट, 5 मेगाबाइट तक जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बड़े सॉफ्टवेयर भी हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर सर्च करेंगे। एक सादा सा इसका इंटरफेस है जहाँ पर आप इजीली जो है सब काम जो है अपने मर्जी के जो सॉफ्टवेयर हैं अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात कि आप सबसे पहले डाउनलोडिंग करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि आप जहाँ से डाउनलोडिंग कर रहे हैं वहाँ पर ख़तरा कितना है। अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल कीजिए कि अगर इस तरह का कोई मामला हो भी जाए तो आपका एंटीवायरस जो कि हर वक्त अप टू डेट रहे, हर कुछ दिन के बाद आप जब नेट से कनेक्टेड होते हैं तो उसे अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होके अपनी अप टू डेट फाइल्स जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने दें, ताकि नए वायरसेस जो आ रहे हैं वो उनसे आपके सिस्टम को बचा सके। एक दोस्त कहते हैं कि मैं सिस्टम खरीदना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं उसको मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ जो है उनको कंपेयर करना चाहता हूं, तो क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जो मुझे इस चीज़ में मदद कर सके। भाई बात यह है कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सेलकोड लेवल की भी आपको नेट के ऊपर बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन सिस्टम लेवल पे अगर आप चाहते हैं तो एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूं। वहां पर आप ना सिर्फ के इनकी प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि आप इन
प्राइसेस पर चीज़ों को वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। सिस्टम के मतलब यानी पीसी के मतलब कंप्यूटर के मतलब जो चीज़ें हैं ये www.pakcm.com, pakcm यानी कंप्यूटर मार्केट pakcm.com, www.pakcm.com एक बड़ी कह लीजिए कि कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर, इनकी प्राइसेस, इनके न्यू मॉडल्स, ओल्ड मॉडल्स, सेकेंड हैंड में डील करने वाले लोग भी यहाँ पर, यानी ये क्लासीफाई एक सेक्शन है जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें ऑनलाइन जो हैं वो अपने आइटम्स जो हैं वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, इनकी कीमतें बता रही हैं। आपको मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड मेथड, बैंक ड्राफ्ट मेथड और दूसरे जो आप यूनियन बैंक वगैरह वगैरह, उनके ज़रिए से आप उनसे ख़रीदारी कर सकते हैं। वो पोस्टल फिर आपको आपके बाय पोस्ट आपकी चीज़ें जो आपको फ्राहम करेंगे। तो अगर आप अपनी प्राइसेस को भी उनसे कंपेयर करना चाहते हो तो ज़ाहिर है वहाँ पर हर चीज़ के साथ उसकी प्राइस जो है वो लिखी गई है, आप उसको वहाँ पर उससे कंपेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ब्रेक से जाने से पहले हम पाकिस्तान कंप्यूटर मार्केट वेबसाइट के मतलब बात कर रहे थे। इसी तरीके से एक दोस्त ने ईमेल में हमसे पूछा है कि वो फ्री इंटरनेट से कंप्यूटर के मतलब कोर्सेज जो हैं वो हासिल करना चाहिए, यानी इंटरनेट से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई वेबसाइट। तो इंटरनेट से कंप्यूटर सीखने के लिए एक वेबसाइट हम आपको बताते हैं। इस वेबसाइट में आपको ना सिर्फ के नॉर्मल कोर्सेज के मतलब इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बल्कि बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर्स कोर्सेज जो हैं उनके मतलब मालूमात भी मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग भी मिलेगी कि जो आप तैयार करने के बाद उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे सकते हैं, जैसे MCSE, Oracle, A+ वगैरह के जो स्टडी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेबसाइट नोट कर लीजिए www.e-learningcenter.com/free। फ्री में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ई लर्निंग सेंटर पर आप विद पेमेंट भी करते हैं, लेकिन ई लर्निंग फ्री स्लैश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से फ्री कोर्सेज जिनमें आप बड़ी आसानी से इंग्लिश के अंदर आप अपने मटेरियल जो है वो हासिल कर सकते हैं। एड्रेस एक दफ़ा फिर से नोट कर लीजिए www.e-learningcenter.com/free, e-learningcenter.com/free। इस वेबसाइट पे आप डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मतलब आपको मटेरियल जो मिलेगा, कोर्स मटेरियल मिलेगा, आप उस कोर्स मटेरियल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट हासिल नहीं भी करते तो कम से कम इतना तो आप ट्रेन जो है वो ज़रूर हो जाएंगे, अगर आप उसको सिंसियरली उन नोट्स को या उन ट्यूटोरियल्स वगैरह को जो है वो आप हासिल करके पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनको देखते हैं। और इसी तरीके से एक वेबसाइट जो आपको बता रहे हैं रिजल्ट के मतलब, आप जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं उनके एग्ज़ाम्स जो वो शुरू होने वाले हैं, तो इंटर, बैचलर्स वगैरह के जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स की वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो www.resultspk.com, www.resultspk.com, RESULTEPK.com, resultpk.com। इस वेबसाइट पे आपको डिफरेंट बोर्ड्स, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के
पंजाब यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, सोन, मुल्तान वगैरह जिधर से भी है, वो तमाम एक लिस्ट जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगी, जहाँ से आप मज़ीद आगे अपने मतलूबा बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर रोल नंबर वगैरह जो आगे प्रोसीजर है उसके मुताबिक आप अमल कर सकते हैं। और जो दोस्त स्पेशली हमारे सियालकोट एरिया के जो हैं इंटर और मैट्रिक लेवल के रिजल्ट्स हैं वो गुजरावाला बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, तो वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप इजीली अपना जो रिजल्ट है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इन वेबसाइट्स के ऊपर डेट शीट्स और डिफरेंट जो न्यूज़ हैं पेपर्स के मतलब और सिलेबस वगैरह के मतलब वो अवेलेबल होती हैं। मुख्तलिफ जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं उन्होंने डिफरेंट लेवल पर इन चीज़ों को शेयर किया हुआ है, तो आप उन चीज़ों को वहाँ से हासिल कर सकते हैं। खासतौर पे बैचलर लेवल पे जो है वो PU और यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उस वेबसाइट पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ना सिर्फ रिजल्ट्स और डेट शीट वगैरह बल्कि उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं मुख्तलिफ कामों के लिए मसलन डिग्री हासिल करने के लिए, डुप्लीकेट हासिल करने के लिए, रोल नंबर स्लिप वगैरह डिफरेंट फॉर्म जो ऑफिस प्रोसेस के लिए होते हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी फिलिंग करने के बाद प्रिंट आउट के साथ उनको सबमिट कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं वो ईमेल जो है हम जितने भी नेट यूजर्स हैं वो ईमेल इस्तेमाल करते हैं, और जो उर्दू में ईमेल लिखना चाहते हैं वो आमतौर पर रोमन उर्दू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। रोमन उर्दू यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ हम अपनी जो बात है उसको स्पेल्स में उर्दू की जो वॉइस है उसमें चेंज करके लिखते हैं। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस होता है, लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी टाइम लगता है। तो उसका एक तो हल हमने पिछले दिनों एक शेयर किया था आपके साथ कि वो जो उर्दू XP जो है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, यानी उर्दू में XP नहीं बल्कि XP में उर्दू, जो फाउंट वगैरह हमने चेंज किए थे यानी यूनिकोड उर्दू। लेकिन बहुत सी ईमेल्स सर्विसेज ऐसी हैं जो इस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं करती, खासतौर पे याहू जो है वो यूनिकोड उर्दू को सपोर्ट नहीं कर रही, जीमेल जो है वो कर रही है लेकिन याहू जो है वो नहीं कर रही। तो ऐसे दोस्त जिनके अपने सिस्टम में अभी उर्दू इंस्टॉल नहीं है या जो इस तरीके की ईमेल्स में है, तो उनके लिए एक वेबसाइट है rockem.com, www.rockem.com। यहाँ पर आप उर्दू में जो इन पेज का कीबोर्ड है उसी कीबोर्ड के स्टाइल पे आप उर्दू ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, उनको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये एक वेबसाइट जो उर्दू में ईमेल्स करने के लिए तैयार की गई है। रॉकेम जो है वो एक कंपनी जिसने उर्दू के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया, उन्होंने ईमेल की फैसिलिटी भी इस वेबसाइट पे दी है कि आप यहाँ से उर्दू में ईमेल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो आउटलुक एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं अपनी ईमेल्स को रिसीव करने के लिए, जिनके पास POP3 जिन्हें हम कहते हैं POP3 की फैसिलिटी जिनकी ईमेल में हासिल है, MSN यानी हॉटमेल की, जीमेल की, inbox.com के मतलब बता दूं कि ये भी POP3 की मेल हमें फ्राहम करता है और फ्री ईमेल जीमेल की तरह फ्राहम करता है या याहू की तरह देता है, और आप इसको अपने सिस्टम में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो अभी मैंने बात की HTMP सर्वर POP3 वगैरह की, तो इनके फ़ायदे आउटलुक एक्सप्रेस में जब हम या किसी दूसरे ईमेल क्लाइंट में हम अपनी ईमेल रिसीव करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी अपनी मेल्स को पढ़ सकते हैं, उसमें मौजूद मवाद से फायदा हासिल कर सकते हैं, या ईमेल से कनेक्ट हुए बगैर अपनी ईमेल्स तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो अपनी ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। जब आप याहू में या MSN में या जीमेल में वैसे वेब बेस्ड ईमेल में जाके भी ईमेल्स तैयार करते हैं तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है। कनेक्टेड रहते हुए आपको वो ईमेल लिखते हैं, इतनी देर में आपका इंटरनेट भी चल रहा है, टाइम भी जो है वो चल रहा है, और मे बी कि आप खुदा नास्ता डिस्कनेक्ट हो जाएं तो फिर से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ज़ाहिर मेल को सेंड करने के लिए। तो आउटलुक एक्सप्रेस या इस तरह के ईमेल क्लाइंट्स जो हैं, अडोरा या अगर आप ओपेरा यूज़ करें तो ओपेरा का ईमेल क्लाइंट है,
और बहुत से ईमेल क्लाइंट्स आपको सीरीज पे अवेलेबल होंगे। तो इनका फायदा ये है कि आप ऑफलाइन अपने मैसेजेस तैयार कर सकते हैं, ऑफलाइन अपने मैसेजेस जो हैं वो रीड कर सकते हैं। सिर्फ सेंड और रिसीव करने के लिए आपको नेट से उन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने ईमेल्स और अपने फाइल्स जो ईमेल के थ्रू आ रही हैं या वो तस्वीरें जो ईमेल के साथ अटैचमेंट में आ रही हैं उनको नेट से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी पढ़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ईमेल क्लाइंट्स का हमें ये फायदा। अब ये POP3 जो है ये मुख्तलिफ एड्रेसेस होते हैं जो सर्वर आपको फ्राहम करता है। ये HTTP इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर एड्रेसेस होते हैं जो आप अपने ईमेल क्लाइंट में फ्राहम करते हैं और अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग एड्रेसेस हैं ये वो एड्रेसेस हैं जो आपको आपके वेब बेस ईमेल के सर्वर के साथ जो है वो अटैच करते हैं। या अगर आप किसी ISP से ईमेल हासिल करते हैं, पार्टनर से, पूल से और वूल वगैरह किसी से भी, तो वो भी आपको अपने HTTP सर्वर्स इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह जो है वो फ्राहम करेंगे कि जिनके ज़रिए से आप उनके सर्वर तक पहुंचेंगे। यानी अब ये कह सकते हैं कि जैसे एक URL एड्रेस या वेब एड्रेस आपको वेब तक पहुंचाता है, इसी तरीके से ये POP3 की फैसिलिटी के साथ यानी POP3 की फैसिलिटी के साथ जो आप इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर्स जो हैं वो आपके क्लाइंट को आपके उस ईमेल सर्वर तक पहुंचाते हैं। फिर आपका लॉगिन नेम जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है और पासवर्ड जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के साथ आपके ऑथराइजेशन का कोड है। जब आप अपना मेल चेक करने के लिए जाते हैं तो लॉगिन नेम और पासवर्ड ये दोनों चीजें मिलकर आपको आपके मेल बॉक्स के लिए अलाउ करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि आप वहां से मेल चेक कर सकते हैं। और जब आप ऑथराइज हो गए उसके बाद फिर आप अपनी मेल्स डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जो कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि फिर आप उसके बाद इजीली अपना डाटा जो है वो किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार नेट से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं पड़ती कि जब भी आपको मेल पढ़नी है तो नेट पर जाके उसे देखेंगे, बल्कि आप अब अपने सिस्टम में ऑफलाइन बैठ के भी उसको स्टडी कर सकते हैं, उससे फायदे हासिल कर सकते हैं। तो ईमेल क्लाइंट्स इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो याहू से भी आपके जो मेल्स हैं वो आपके ईमेल क्लाइंट में डाउनलोड कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी किसी दिन इंशाल्लाह ताला आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पर। और इस तरीके से हम अपने ईमेल्स जो हैं वो अपने सिस्टम के अंदर जब हासिल कर लेते हैं तो उनमें से जो डाटा है वो कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितना भी आप काम इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त सिर्फ ये रह जाती है कि आप एक दफ़ा उसको अपने सिस्टम में उतार लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप सिस्टम को नेट से डिस्कनेक्टेड भी कर दें तो आपका जो डाटा आपके सिस्टम में आ चुका है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजन, ये वो तमाम वेबसाइट्स जो आज हम आपको बताना चाहते थे, आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, और कुछ मॉडर्न के मतलब हमने बताया, कुछ ईमेल क्लाइंट के मतलब बताया। उम्मीद है कि आपका फीडबैक हमें मसूल होता रहेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए एक निचले राह होता है जिसको हम सामने रखते हुए, आपकी क्वेश्चंस को, आपकी राय को सामने रखते हुए हम मज़ीद आगे जो है वो अगले प्रोग्रामों के अंदर नई से नई चीज़ें जो ऐड करते हैं। और आपके बताए हुए सॉफ्टवेयर्स, आपकी बताई हुई वेबसाइट्स को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स को शामिल करते हैं। तो ईमेल एड्रेस और नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन एड्रेसेस पे आप हमसे रब्ता करें, हमें अपनी आरा से नवाजें ताकि नेक्स्ट आपका ये प्रोग्राम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद आगे तरक्की कर सके। हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स सबसे पहले एप्लेट कंप्यूटर, सिटी प्लाजा बेसमेंट, शॉप नंबर 12 एंड 13, मियाँ कैसे साहब, और सिटी प्लाजा से ही आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इख्तिशाम साहब, ये हमारे एक IT रिलेटेड जो स्पॉन्सर्स हैं वो मौजूद हैं। और आप इनसे जब आपकी मुलाकात हो तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह के मतलब मुख्तलिफ मालूमात जो आप इनसे हासिल कर सकते हैं। एप्लेट कंप्यूटर में तो जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ कि ये हमें जो फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं वो कुछ इस तरीके से कि ये लैपटॉप वगैरह में और उसकी एसेसरीज़ में, ब्रांडेड कंप्यूटर्स वगैरह में डील करते हैं।
और आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर तो ये बात है कि ये सिखाने में जैसे हम कहेंगे कि मुखलिस टीचर्स के तौर पर ये काम कर रहे हैं और इनका एम सिखाना है ना कि कमाना। इख्तिशाम साहब का कहना ये है कि वो कम से कम फीसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हैं। तो आप ज़रूर इन दोनों साइट्स को विज़िट कीजिए, यहाँ पर इनसे मिलिए और इंशाअल्लाह ताला आप इन्हें अपना हेल्पर ही पाएंगे। आज के प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी सेक्शन यानी क्विज़। आज के क्विज़ में शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट क्विज़ में हमारे पास जो आंसर्स मेल और एसएमएस के थ्रू हासिल हुए, हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि ऑरेकल सॉफ्टवेयर जो है वो किस काम के लिए है। तो बहुत से दोस्तों ने इसका जवाब भेजा। ऑरेकल जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके ज़रिए से आप डेटाबेस और लिमिटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कासिम अली जो है वो इस क्विज़ के विनर थे और ईमेल एड्रेस के थ्रू इनका मैसेज हमारे पास पहुंचा था। आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ वो भी बहुत आसान है और उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लोग जो है इन क्विज़ में हिस्सा लेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताने हैं जो ग्राफिक काम करने के लिए, तस्वीरी काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्राफिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 सॉफ्टवेयर्स के नाम आपने हमें बताने हैं। अपना नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। बेहतर यह है कि आपका सेल नंबर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर और सेल नंबर जो है उसके साथ हमारे सेल नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें इरसाल फरमाइए। और ईमेल के लिए कल सुबह 9 बजे से पहले और आपके जो एसएमएस हैं वो हमें, बल्कि एसएमएस की जगह अगर बेहतर हो तो आप कॉल कीजिए, क्योंकि कॉल उसी वक्त रिसीव होगी। एसएमएस अक्सर औकात हमें दूसरे या तीसरे दिन मसूल होते हैं जिस वक्त कि हम इस ड्रॉ से अपने आप को फारिग कर चुके होते हैं। तो 1 घंटे प्रोग्राम के बाद 1 घंटे तक आप हमें कॉल करके अपना जवाब और अपना आइडेंटिफिकेशन जो है वो लिखा सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए attari_chalcode@yahoo.com पर आप हमें अपनी ईमेल के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ कि जो कुछ हम बताते हैं इसको पॉजिटिव माइंडेड होकर इस पर काम कीजिए। अपनी दुआओं में STV वेलकम टू IT की टीम और अपने मेज़बान मलिक हसन रज़ा कतारी को याद रखिए। अपना और इर्द गिर्द का बहुत सा ख्याल रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने